जय हिंद साथियों, राम एकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स पढ़ने जा रहे हैं। आपकी आज की क्लास में हम आपको सिलेबस का डिस्कशन और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज दिखाएंगे, जिसमें आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारी आने वाली क्लासेस किस स्ट्रैटेजी से चलने वाली हैं। हमारी सभी क्लासों का जो सिलेबस कंप्लीशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कुछ सवाल आते हैं, जिन टॉपिक से सवाल आते हैं, हम वैसे ही आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो आज सबसे पहली क्लास जो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का के लिए जो यूनिट 7 है वो क्या होगी। 2026 हमें क्या पढ़नी है? यूनिट 7। यूनिट 7 क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम आज क्लास में सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहली चीज, इस यूनिट का नाम क्या है? दिस इज यूनिट 7। यूनिट 7 जिसका नाम है साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, जिसमें नाम से ही आप समझिए विज्ञान। सबसे पहले साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस है क्या, कौन कौन से विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस होती हैं, किस ब्रांच में हमें किसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखना है दैट इज ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है। दूसरा, एनवायरनमेंट, पर्यावरण में महत्वपूर्ण कौन कौन से घटक हैं, जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये सारा कुछ हम एनवायरनमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड देन वी विल मूव टू हेल्थ। हेल्थ, स्वास्थ्य, जिसमें प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सवाल आते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन से सवाल आते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या हैं? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यानी कि रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान का सामान्य ज्ञान। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिक्स में यूनिट पूछ लिया, बोला त्वरण की यूनिट क्या है ना, ये एक हो सकता है। या रसायन शास्त्र में सवाल दे दिया कि बताएं श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्मा शेपी है या ऊष्मा शोषी है। इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंडियन अचीवमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों मिलाकर एक ही पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडियन अचीवमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड देयर सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक थर्ड पॉइंट हो जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या हो जाने वाली है? थर्ड पॉइंट। तो सेकंड में हमें इंस्टीट्यूट्स पढ़ने हैं और थर्ड टॉपिक पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। किस टॉपिक में? थर्ड टॉपिक में। ठीक है, और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेस टेक्नोलॉजी से हर साल कम से कम 1 से 2 सवाल हमको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। आप 2020 से देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज और इसके साथ साथ उस एग्ज़ाम का सिलेबस। ये सबसे की फैक्टर है अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो आप
2020 से 2025 तक के यदि PYQ उठा के देखेंगे तो एक भी साल ऐसा नहीं जाएगा जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल ना आया हो या जिसमें आपकी इम्पॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट से सवाल ना आया हो। तो ये हर साल पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही स्ट्रैटेजी, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही कहा, हम स्ट्रैटेजी वाइज चलने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? स्ट्रैटेजी हमारी होगी कि भैया PYQ में क्या पूछा क्या जा रहा है, हमें सवाल वही उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना जहां से पूछा जा रहा है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर काम करना है। समझ में आया आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना के अंतर्गत हमें अलग अलग चीजें देखनी है, जैसे हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र कैसा है, हड्डियों का तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। इसके अलावा हमारे शरीर में, मानव के शरीर में श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और क्या उसकी महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं, कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, कितने प्रकार का श्वसन होता है। पाचन तंत्र में बात करें तो पाचन की क्रिया क्या है, पाचन के चरण क्या हैं, पाचन के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा एंजाइम है जो कहाँ से स्रावित होता है। इस प्रकार के सवाल देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट एंड माल न्यूट्रिशन, यानी पोषण, भोजन, पोषक तत्व एवं कुपोषण। 2024 प्री का सवाल था कि खेसारी दाल से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ये पोषण से संबंधित है, ठीक है, पोषण और उससे संबंधित रोग है। सवाल पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये पोषण से संबंधित सवाल है जो आपके पोषण से संबंधित है, फूड से संबंधित है, न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। आई बात समझ में? ऐसे सवाल पूछा जाता है। मरास्मस रोग किससे संबंधित है? प्रोटीन की कमी से। अब आप ये ना सोचिएगा कि बन नहीं रहा, बनेगा कैसे? आज पहली क्लास है भाई, पहला लेक्चर है आज, कैसे बन जाएगा आपसे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। मैंने आपको केवल एक पैटर्न बताते जा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको पता रहे कि आगे चल के आपको कैसे सवाल मिलने वाले हैं और उन सवालों का अध्ययन आप किस प्रकार से करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक डिसीज, सिकल सेल अनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम। सिकल सेल अनीमिया के लिए वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ भारत सरकार कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सिकल सेल अनीमिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, है कि नहीं। अगर हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो सिविल सर्वेंट को तो वो चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही। सही बात, हम सरकारी नौकरी में जाएंगे, सिविल सर्वेंट है भाई, तो हमको जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनसे संबंधित तो सवाल पूछे ही जाने, बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट देखिए अगला, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इन्फेक्शियस डिसीज, इट्स प्रिवेंशन एंड हेल्थ इंडिकेटर, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य नीति कैसे? 2017 की स्वास्थ्य नीति से सवाल पूछे गए। अभी मैंने कुछ PYQ, सारे PYQ तो नहीं डाल पाए, बट हाँ कुछ PYQ हमने ज़रूर डाले हुए हैं साथ में, ताकि आपको आज सिलेबस डिस्कशन के बाद एक ओवरव्यू मिल जाए कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं, पढ़ना किस प्रकार से है। सिविल सर्वेंट में आपको क्या पढ़ना है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, कैसे पढ़ना है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि किस तरीके से हम पढ़ें कि हमको एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमको तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है ना भाई। चलिए, और 26 अप्रैल डेट भी आ चुकी, ज़्यादा दूर नहीं है 26 अप्रैल, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDG, सतत विकास की अवधारणा और सतत विकास लक्ष्य। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
हर साल कम से कम एक सवाल क्यों पूछा जाना है? क्योंकि 2015 से 2030 तक के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 लक्ष्यों को रखा गया। हम 2026 में, तो अगर हम 2026 में हैं तो बचे कितने साल हैं 2030 के लिए? 4 साल। और इन 4 सालों में सतत विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है। सतत विकास जब हम पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, पर्यावरणीय कारक, जैव विविधता और परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो ये क्या है? आपने सिलेबस के स्टार्टिंग में ही देखा। क्या देखा सिलेबस के स्टार्टिंग में? कि एनवायरमेंट, ये यूनिट का नाम ही एनवायरमेंट है। साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। हेल्थ भी देख लिया, लास्ट टॉपिक एनवायरमेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस पूरे की पूरी यूनिट से जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, और उनमें एनवायरमेंट भी एक नाम है। एनवायरमेंट से कम एक सवाल, न्यूट्रिशन से सवाल, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल, और मानव शरीर संरचना से सवाल। इन 4 टॉपिक से हर साल सवाल आता, हर साल। कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें इन चारों में से एक में सवाल ना आता हो। और एक सवाल नहीं, कई बार 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। यानी अगर यूनिट 7 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उन 10 क्वेश्चन में 6 सवाल तो इन्हीं 4 टॉपिकों से आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा वेटेज लेके चलते हैं 4 टॉपिक ये मुख्य रूप से। एंड लास्ट, पॉल्यूशन, लास्ट टॉपिक है पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज एंड मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस यूनिट का। इसके बाद हम थोड़ा सा PYQs देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एनवायरमेंट से आंसर ना बने कोई दिक्कत नहीं, और अगर बने तो हमको ज़रूर कमेंट पे लिख के बताइए कि आपसे कौन कौन से सही बन रहे हैं। ठीक है, अभी हम आंसर्स पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम केवल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2025 का ही सवाल है, 2025 का ही सवाल है ये। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट ग्रेजुअली चेंजेस इन गिवन एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहलाता है? एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण, क्रमक, चरम समुदाय या समानांतर विकास। ठीक है, हमको आंसर पे नहीं बात करना अभी, बिल्कुल आंसर नहीं देखना। आप क्वेश्चन देखो किससे लग रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। अभी मैंने 10 टॉपिक बताए, किस टॉपिक से आ रहा है ये सवाल? ये सवाल आ रहा है एनवायरमेंट से। ये सवाल कहाँ से आ रहा है? एनवायरमेंट से। पर्यावरण का सवाल है, और मैंने आपसे अभी कहा है कि पर्यावरण से सवाल आते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण, पर्यावरण से सवाल आता है भैया। चलो नेक्स्ट सवाल देखें। PYQ क्या बोल रहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया, कब उसको हमने इनेक्ट किया, उसका ईयर पूछ रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। तो अगेन कहाँ से सवाल है ये सवाल भी एनवायरमेंट से। आप चिंता ना करिए, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर ये सारे सवाल आपसे बनेंगे। लड्डू सवाल हैं ये सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना उस चीज़ में कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा जो होगा, अभी क्वेश्चन देखो बस। ठीक है, क्वेश्चन इसका, ये टॉपिक भी कहाँ से आया है? ये सवाल भी एनवायरमेंट का सवाल है, पर्यावरण से पूछा गया सवाल है। ये सारे क्वेश्चन, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन तो लिए नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, और 2024-25 के सवाल हैं बस। ठीक है, और अभी आप देखो 2 सवाल तो आपको मिल ही गए एनवायरमेंट से संबंधित। और देखें अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय 2025 का सवाल है, 2025 प्री का सवाल है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? कब मनाया गया स्पेस डे? अब स्पेस डे कौन से टॉपिक से संबंधित है? टॉपिक नंबर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी,
टॉपिक नंबर 3, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि स्पेस, एनवायरनमेंट, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से सवाल और साथ ही साथ न्यूट्रिशन से सवाल आते ही आते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट का सवाल मिल गया। ये देखिए, ये किससे संबंधित है? ये स्पेस से रिलेटेड सवाल है, अंतरिक्ष से संबंधित सवाल है। नेक्स्ट, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइटों का प्रक्षेपण किया गया था? इसरो के द्वारा 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट गए थे। पूछ रहा है कि कौन सा प्रक्षेपण यान लेकर गया। प्रक्षेपण यान क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस प्रकार का जो रॉकेट आप देखते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी ने रॉकेट देखा होगा, दिवाली वाला नहीं, हाँ, दिवाली के रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेस में जाने वाले रॉकेट की। इस तरीके से इसको प्रक्षेपण यान कहते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल। पूछ रहा है 2017 में कौन 104 सैटेलाइट लेकर गया था? ये सवाल अगेन किससे संबंधित हो गया? स्पेस से संबंधित, स्पेस का सवाल है ना, स्पेस से संबंधित सवाल है। अगला सवाल देखें, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई आप सभी जानते होंगे कि ओजोन O3 एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलने वाली अपर ट्रोपोस्फीयर के रीजन में होती है। क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। किससे? सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। और पता होगा आपको कि अंटार्कटिका में जो ओजोन की परत है उसमें होल हो गया है, जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट होल हो गया है। कैसे मेजर किया कि ये होल है? होल का मतलब ऐसे छिद्र नहीं, होल का मतलब है वहां पे लेयर जो है वो पतली हो गई है। उसको मेजर किस में किया जाता है, ये पूछा गया है। तो अगेन किससे संबंधित सवाल हो गया? अगेन आपके एक तरीके से एनवायरनमेंट से संबंधित सवाल हो गया, एनवायरनमेंट का सवाल हो गया, है कि नहीं? तो ये सवाल आपको बताते हैं कि हमको सवाल, देखिए बहुत कोई टफ सवाल नहीं आ रहा है, बहुत जनरल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन सही समय पे सही चीजें याद आना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। है बहुत आसान, जब इसका ये डॉप्सन है, बचपन से पढ़ रहे हैं डॉप्सन, तो सवाल कोई टफ नहीं है बच्चे, सवाल सारे बनेंगे। बस एक बार बहुत ध्यान से हम जो आपको क्लास पढ़ा रहे हैं उस क्लास को समझना, रटना नहीं, समझना। समझोगे तो चीजें लंबी चलेंगी, रटोगे तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। तो समझो पहले चीजों को, और समझने के बाद जितने सवाल हमारे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं उतने पूरे सवाल लगाना है आपको, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीजें होती हैं जो आपको प्री में क्वालिफिकेशन के बाद पास ले जाती हैं, नजदीक लेकर जाती हैं। समझ में आया आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये मैंने कुछ आपको PYQ दिखाए, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को, जो क्या है हमारा यूनिट 7 का टॉपिक नंबर 3 है बच्चे। और टॉपिक नंबर 3 कौन सा है? इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एंड इंटरनेशनल साइंसेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में। अब सवाल आएगा, मैम टॉपिक नंबर 1 और 2 क्यों नहीं किया? अरे करेंगे भैया, धीरे धीरे करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि पहले उन टॉपिक्स को किया जाए जिनसे सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिनसे लगभग हर साल हमें 1 से 2 सवाल मिलते हैं। प्री के पेपर में एक एक सवाल आपको अंदर या बाहर कर रहा है, इसलिए पहले वो टॉपिक जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और उनमें से पहला टॉपिक कौन सा है? वो पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 3, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। क्लियर है? तो हम आज की क्लास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी अंतरिक्ष विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। समझ में आए? बेसिक, एकदम नॉर्मल जनरल चीज़ें। चलिए देखते हैं। सबसे
सवाल इस पर बाद में आते हैं। पहले आप हमको बताइए कि आप स्पेस से क्या समझते हैं। आप कैसे, किसको कहोगे कि ये स्पेस है? कैसे कहोगे कि ये स्पेस है भाई? किसको कह दोगे कि स्पेस है? बताओ भला। अब कह देंगे आसमान। कहाँ से आसमान? कितना आसमान? कितने किलोमीटर की दूरी? तो आपके स्पेस की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो कहती है कि अगर हम रहते ही पृथ्वी पर हैं, वेरी गुड, हम तो भैया पृथ्वी के वासी हैं, तो यदि हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। उस इमेजिनरी लाइन को कहा गया है कार्मन लाइन। उस इमेजिनरी लाइन को, उस काल्पनिक रेखा को कार्मन रेखा यानी कार्मन लाइन कहा गया है। तो पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर की रेखा को क्या कहा गया है? कार्मन रेखा कहा गया है। और इस कार्मन रेखा से ऊपर का इस काल्पनिक कार्मन रेखा से ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। इस कार्बन लाइन से ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। कितना ऊपर है? 100 किलोमीटर। कहाँ से? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? कार्बन रेखा क्षेत्र, अंतरिक्ष कहलाता है। और 100 किलोमीटर की ऊपर की रेखा क्या कहलाती है? कार्बन रेखा कहलाती है। क्लियर है? तो पहला सवाल, अंतरिक्ष कहाँ से? 100 किलोमीटर के ऊपर। 100 किलोमीटर पे क्या है? कार्बन रेखा है। 100 किलोमीटर पे क्या है? कार्बन रेखा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें जान लें। देखिए, कार्बन रेखा की अगर बात की जाए, मैंने वो बता दिया आपको 100 किलोमीटर से ऊपर। इस रेखा का नामकरण किसने किया था? तो ये नामकरण करने वाले थे थियोडोर वॉन कार्मन। किसने किया था? थियोडोर वॉन कार्मन के द्वारा इस लाइन की परिभाषा दी गई और उन्हीं के नाम पर हमने कार्बन रेखा को नाम दिया, जो पृथ्वी समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर है और जिसके ऊपर से अंतरिक्ष का प्रारंभ होता है, स्पेस का आरंभ होता है। समझ में आया? आगे, अब कोई चीज यदि अंतरिक्ष पर भेजी जाती है, सवाल है कि कोई भी वस्तु अगर अंतरिक्ष में है, जैसे कि ग्रह, जैसे कि उपग्रह, तो किस प्रकार से टंगे हुए हैं भैया? से हम हैं, हम और आप हैं, हम सब तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिंचे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी हम पर अपने केंद्र की दिशा में एक बल लगा रही है और पृथ्वी हम पर अपने केंद्र की दिशा पे बल लगाती है और उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम और आप धरती से टिके हुए हैं। कहते ना, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जो अंतरिक्ष है, जहां पर ग्रह या उपग्रह हैं, तारे हैं, वे किस प्रकार से हैं? वो कहां से आ गए? है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? वो कहां से आ गए? तो देखो भैया, एक चीज आपको बता दूं मैं कि ये यदि सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग में ग्रह गति करते हैं। कौन गति करते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग में ग्रह यानी कि प्लैनेट गति करते हैं। और इन प्लैनेट्स के
चारों ओर कौन गति करता है? तो इन प्लैनेट्स के चारों ओर गति करते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। कौन गति करते हैं? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। आई बात समझ में? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट इन सुग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाते कहाँ हैं? कौन सा मार्ग है? हमारे पास तो भैया सीमेंटेड रोड है कि हमको अगर अपने घर से राम अकेडमी आना है तो हम एक सीमेंटेड रोड पे चलकर आएंगे। लेकिन ये जो उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं, वे कहाँ चक्कर लगाते हैं? तो उन निश्चित मार्गों को जहां पर ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाते हैं उन निश्चित मार्गों को कहा जाता है बेटा ऑर्बिट। ऑर्बिट या कक्षा। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है। तो वे निश्चित मार्ग जिस पर कोई ग्रह या उपग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट या कक्षा। क्लियर? ऑर्बिट या कक्षा क्लियर? अच्छा, सवाल आएगा ये ऑर्बिट का निर्धारण कौन करता है? अब भैया हम अगर यहाँ पर अपने घर से राम अकेडमी आना चाहते हैं तो राम अकेडमी तक आने के लिए हमको रास्ता पता है, हम उस रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड अंतरिक्ष में किस प्रकार से ऑर्बिट का डिसाइड होता है? ऑर्बिट कैसे डिसाइड करोगे तुम? ये ऑर्बिट है, ये कक्षा है। तो देखो इसके लिए किया क्या गया बच्चे? इसके लिए हुआ ये कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर रेखा कौन सी है? कार्बन रेखा है। तो हम इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद फिर पता चला कि कक्षा और कक्षीय वेग क्या होता है। 2 मिनट आप इस चीज को समझिएगा कि पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर का क्षेत्र ऊपर ले जाकर हमने किसी रॉकेट को फेंका या किसी वस्तु को फेंका, किसी एक निश्चित वेग से फेंका। तो जब हमने उस वस्तु को किसी निश्चित वेग से फेंका तो वो कुछ दूर घूमी और आके यहाँ गिर गई। फिर हमने उसके वेग को और बढ़ाया, वो यहाँ आके गिरी। फिर हमने वेग, मान लेते हैं ये वेग v1 था, फिर हमने वेग दूसरा बढ़ाया, v2 हुआ तो थोड़ी और आगे गई। अब की बार हमने जो वेग था वो कुछ ऐसा बढ़ाया कि ये वस्तु इस मार्ग में चक्कर लगाने लगी, वहीं 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 गोल 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 घूमने लगी। और उस वेग को क्या कह दिया गया? उस वेग को कहा गया कक्षीय वेग। उस वेग को क्या कहा गया? कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप पूछेंगे कि मैम ये ऑर्बिटल वेलोसिटी थी कितनी, कितने वेग से हमने फेंका? तो इतनी ऊपर जाके भी ऑब्जेक्ट ग्रहों पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। वो कौन सी वेलोसिटी थी? क्या उसकी वैल्यू थी? तो उसकी वैल्यू है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चा, किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर। 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड से यदि किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी के चारों ओर एक जाकर एक निश्चित कक्षा में घूमने लगेगी। ठीक, और वह निश्चित कक्षा, वह निश्चित मार्ग उसकी कक्षा कहलाएगी। और वह निश्चित वेग जिससे हमने उस वस्तु को फेंका और वह कक्षा में जाकर घूमने लगी उसे हम कक्षीय वेग यानी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। समझ में आया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी वह निश्चित वेग होता है जिससे किसी वस्तु को यदि फेंका जाए तो वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। और वह वेलोसिटी कितनी होती है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए हम आपको थोड़ा सा इस पर भी दिखा देते हैं। कहाँ गया भैया? ये है, देखिए
मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में बने रहने के लिए जिस वेग की आवश्यकता है उसे कक्षीय वेग कहा जाता है, और इसका मान कितना है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 28,400 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,400 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, बहुत ज़्यादा है। मैनुअली फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है कि इस वेग से यदि किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगती है। अच्छा, अब दूसरी वेलोसिटी, अब घूमने लगी, चलो ठीक है, लेकिन अब यदि हमको ऐसा करना हो, एक बात बताइए, यदि हमको मानते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब है ग्रेविटेशनल रीजन है, ठीक है। पृथ्वी का हम लिखे देते हैं यहाँ पे, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल रीजन है, और हम मानते हैं कि ये चंद्रमा है, मून, चंदा मामा, और ये चंद्रमा की कक्षा है। क्लियर। अब यदि हमें किसी उपमिशन को, कोई हमारा अंतरिक्ष यान है, मान लेते चंद्रयान ही है, चंद्रयान को हमें यदि पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा में भेजना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से हटाकर चंद्रमा की कक्षा पे भेजना है, तो भैया वह वेग जिससे किसी वस्तु को हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराकर चंद्रमा की कक्षा में भेजेंगे, उसे उस वेग को कहा जाता है, उस वेग को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, उसे कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या हो जाना, छोड़ देना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, पलायन वेग, पलायन कर जाना, लिख भी देते हैं हम हिंदी में ताकि आपको दिक्कत ना हो, पलायन वेग। देखिए हम लैंग्वेज बायलैंग्वेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम में से, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होंगे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होंगे, इसलिए बायलैंग्वेज है ना, दोनों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वह न्यूनतम वेग जिससे यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए, भेजा जाए, तो वह किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह की कक्षा में पहुंचेगी, उसे क्या कहा जाता है, पलायन वेग, यानी एस्केप वेलोसिटी। और इस एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करते हुए किसी दूसरे उपग्रह या दूसरे ग्रह के कक्षा में पहुंच जाएगी। तो दो चीज़ें समझ में आई, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसमें वस्तु पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी, और एस्केप वेलोसिटी जिससे पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह, किसी दूसरे उपग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगी। क्लियर हुई ये चीज़ बेटा? क्लियर। चलो इसको हम सेंटेंस में पढ़ भी लेते हैं, क्या होता है, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं कि पलायन वेग होता क्या है। अरे पलायन वेग, पलायन वेग, it is the minimum velocity required by an object to escape completely from the gravitational field of the earth। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूर्णतः मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग इतना मान होता है 11.2
2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक चीज कंफ्यूज मत होना, क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग कितना है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग क्या है, ये है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक। जिससे मार्ग में घूमेगा कक्षीय वेग, जिससे दूसरे के पास घर चला गया एस्केप वेलोसिटी। बचपन में जाते थे ना भाग के अपने घर से दोस्त के घर, भाग भाग के जाते थे, है ना, वो एस्केप वेलोसिटी है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। चले मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। अब हमने कक्षीय वेग और पलायन वेग देखा, हमने कक्षीय वेग और पलायन वेग देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पर? हमें आगे बढ़ना है कि कक्षा क्या होती है और कक्षा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कक्षाएं कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी कक्षाएं हैं, ये हमको आगे देखना है। बेटा आज हमने कितना पढ़ा है ये हम आगे लेके जाएंगे, कक्षाओं का प्रकार क्या है। आज के लिए हमने कितनी चीज़ें देखी? पहला सिलेबस का डिस्कशन, उसके बाद हमने PYQ देखा, उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत की यूनिट नंबर 3 से, जिसमें टॉपिक नंबर 3, सॉरी यूनिट नंबर तो 7 है, टॉपिक नंबर 3 से, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? हमने देखा कि कौन कौन से किस प्रकार से अंतरिक्ष की परिभाषा आई कार्बन रेखा से 100 किलोमीटर ऊपर। फिर हमने देखा कि जितने ग्रह या उपग्रह हैं वो घूम किस पर रहे हैं, तो वो तो कक्षाओं पर घूम रहे हैं, ऑर्बिटल्स पर घूम रहे हैं। फिर हमने देखा घूम कैसे रहे, तो आपको पता चला कि कक्षीय वेग से घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो कक्षीय वेग तो कक्षा का हुआ, लेकिन यदि हमें किसी दूसरे ग्रह में भेजना है, किसी उपग्रह में भेजना है, तो हमने पढ़ा कि एस्केप वेलोसिटी होती है कि नहीं? चलिए, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास से कक्षाओं का अध्ययन करेंगे कि कितनी प्रकार की कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत।